अब देखो, हम बात कर रहे थे फिजिकल डिवीजन के बारे में। पहले काल थोड़ा पढ़ायो वो रिपीट कर लिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान को सामान्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में? 4 भागों के अंदर। कितने भागों में विभाजित किया है? 4। अगर हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? वीसी मिश्रा के द्वारा। कब किया गया था? 1968। कितने भागों में विभाजित किया? 7 भागों में। दूसरी बार भौतिक विभाजन किसने किया? किसके द्वारा? AK सेन। कब किया गया था? 1968। कब किया गया था? कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी बार विभाजन किसने किया था? किसके द्वारा? रामलोचन सिंह के द्वारा। 2 वृद्धि विभाजित किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 उप विभाजन और 12 लघु प्रदेशों में विभाजन किया था। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो किसके द्वारा विभाजन किया गया था? हरिमोहन सक्सेना। कौन आता है? हरिमोहन सक्सेना। अगर हम बात करें कितने भागों में विभाजन किया था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर हम बात करें तो कब किया था विभाजन? 1994। कौन सी पुस्तक थी? राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन। यहां तक बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो उसका आधार क्या लिया गया? भौगोलिक स्वरूप और उच्चावच। अगर हम बात करें तो राजस्थान या भारत का उच्चावच कहां से लिया जाता है? कहां से लिया जाएगा? चेन्नई से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में उच्चावच की दृष्टि से मैदान कितने प्रतिशत है? थारे सिर में कितने आएंगे? 51%। कितने आएंगे? 51%। पठार की अगर हम बात करें तो 31%। कितने आएंगे? 31%। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्न भूमि क्षेत्र 11% और पहाड़ी क्षेत्र 6%। यहां तक ठीक है। अगर हम बात करें तो 4 भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें अरावली। इसके अलावा कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके अलावा हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार की अगर हम बात करें कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत आएगा? 6.89%। कितना है? 6.89। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नंबर पर आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक अगर हम भौतिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? अरावली। कौन सा आएगा? अरावली। अरावली के बाद अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा? हाड़ौती का पठार। अब देखो अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की तो कितना प्रतिशत है? 61.11%। क्षेत्रफल कितना है? 61.11। अगर हम बात करें जनसंख्या की तो कितनी आएगी? 40%। कितनी आएगी? 40%। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसका अवशेष है? टेथिस सागर। किसका अवशेष माना जाएगा? टेथिस सागर। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अरावली। अरावली कितना प्रतिशत आएगी? 9%। कितना प्रतिशत है? 9। अगर हम बात करें तो जनसंख्या कितनी है? 10%। कितनी आएगी? 10%। इसके बाद अगर हम बात करें किसका अवशेष है? गोंडवाना भूमि का। किसका अवशेष आएगी? गोंडवाना भूमि का। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना प्रतिशत आएगा? 23%। जनसंख्या कितनी आएगी? 39%। और किसका भाग है? टेथिस सागर का। थारा कहना थोड़ी उससे किसका आएगा? टेथिस सागर का। इसके बाद अगर हम बात करें हाड़ौती का पठार कितना प्रतिशत आएगा? 6.89%। कितना आएगा? 6.89, लगभग 7%। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या कितनी आएगी? 11%। और किसका भाग है? प्राचीन गोंडवाना भूमि का।
तीन तो ये चीजें याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो आएगा उच्चावच के आधार पर प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान उच्चावच के आधार पर। और एक आता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। एक तो किस पर आएगा? निर्माण प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया का मतलब क्या है कि सबसे पहले चारों भौतिक प्रदेशों में निर्माण किसका हुआ था? अरावली का। सबसे पहले किसका हुआ? अरावली का। अरावली के बाद अगर हम बात करें कौन सा हुआ? हाड़ौती का पठार। कौन सा आता है? हाड़ौती का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके बाद कौन सा आएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, 4 नंबर है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है उच्चावच। उच्चावच के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली। कौन सा आएगा? अरावली। अरावली के बाद कौन सा आएगा? हाड़ौती। कौन सा आएगा? हाड़ौती। इन देखियो कौन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 3 नंबर पर कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी। और इसके बाद कौन सा आएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो उतारो जल्दी से। उतार लियो? उतार लियो ना भाई? ऊपर नाम लिख लो, फिर तो थारा आगे तो याद है ही। मेरे नो ज्यादा याद हो रही ना। देखो आगे अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1 नंबर पर आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखो, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे कैसे? पहले तो ये देख लो। सबसे पहले तो आता है, कोई भी चीज होती है उसका क्या होता है? जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। ठीक है, ये मतलब ज्योग्राफी शुरू करी तो पहले टॉपिक पढ़ियो ना पा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार पढ़ियो ने। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, एक तो आपको सीधी बात याद रखने की, इसका निर्माण। एक तो अगर हम बात करें तो इसका निर्माण है कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था चतुर्थ महाकल्प में। कौन से महाकल्प में हुआ था? चतुर्थ महाकल्प। या हम बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है? नियोजोइक एरा। क्या बोला जाएगा? नियोजोइक एरा। या हम बात करें तो इसी को क्या बोला जाता है? नवीन महाकल्प। कौन सा महाकल्प आएगा? नवीन महाकल्प। इसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल आएगा? प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन काल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका निर्माण कौन से महाकाल में हुआ था? चतुर्थ। या हम बात करें तो नियोजोइक। या हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? नवीन महाकल्प। अगर हम बात करें तो ये किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। देखो कल मैंने आपको बताया था ना, अगर हम बात करें भारत है तो भारत किसका भाग है? सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वेगनर के द्वारा। कब दिया गया था? 1911 में। कब दिया गया था? 1911 में। वेगनर ने स्थलीय भाग को क्या नाम दिया? पेंजिया। जलीय भाग को पेंथालासा। अगर हम बात करें तो कालांतर में कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया के कितने भाग हुए? 2 भाग। कौन कौन से? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य एक भूसन्नति का निर्माण हुआ। कौन सी थी? टेथिस सागर। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं वो टेथिस सागर और किसके भाग है? गोंडवाना भूमि के। तो भारत उसके भाग है, तो इसका मतलब राजस्थान भी किसका भाग आएगा? टेथिस सागर और
गोंडवाना भूमि। और उसमें से अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है? तैथिस सागर का। और इसका परिणाम क्या है? खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक याद रखना कि मरुस्थल का निर्माण वो होता किस प्रकार से है। देखो नॉर्मल सी बात है, या तो क्या होगा कि समुद्र है वो वापिस हट जाएगा, समुद्र पीछे हट जाएगा, या हम बात करें कोई मानवीय क्रियाकलाप होगा, या वनस्पति का उन्मूलन होगा, वनस्पति का ह्रास, या हम बात करें समुद्र वो सूख जाएगा और उससे किसका निर्माण होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। मरुस्थल की अगर हम बात करें तो जो वनस्पति रहित क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। अब एक चीज ये देखनी है कि यहाँ पे अगर हम बात करें मिट्टी है या पथरीला मरुस्थल है, जैसे लद्दाख का नाम आता है तो लद्दाख के साथ हमेशा क्या नाम आता है? भारत का शीत मरुस्थल, क्योंकि वहां पे क्या पड़ती है? सर्दी। भाई सर्दी है, वनस्पति है नहीं, इसलिए वो कौन सा हो गया? शीत मरुस्थल। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे गर्मी है ना, और इस कारण अगर हम बात करें पूरा पथरीला इलाका भी है और इसके अलावा अगर हम बात करें रेतीला भी है, इसलिए ये कौन सा हो गया? ग्रीष्म मरुस्थल, ठीक है, शुष्क मरुस्थल। तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। देखो एक तो नाम आता है सर सिरिल फॉक्स, और एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है वेलैंड फोर्ड। सिरिल फॉक्स और वेलैंड फोर्ड, दोनों की अगर हम बात करें ना तो एक चीज याद रखना कि इन दोनों के द्वारा बताया गया है कि जो भारत का मरुस्थल है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र, इन्होंने मरुस्थल के बारे में बताया था कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना ये तृतीयक महाकल्प, या हम बात करें तो सिनोजोइक एरा, या हम बात करें तो तृतीयक महाकल्प या सिनोजोइक एरा के टर्सरी काल में। कौन से काल में? टर्सरी काल में। सिरिल फॉक्स ने बताया था कि मरुस्थल है वो तृतीयक महाकल्प या सिनोजोइक एरा। भाई चौथा महाकल्प आया उससे पहले कौन सा था? तीसरा महाकल्प। उसके अंदर इसने बताया था कि तृतीयक महाकल्प या सिनोजोइक एरा के टर्सरी काल में जो मरुस्थल था ना वो कहां पे था? समुद्र के नीचे। कहां पर था? समुद्र के नीचे था। यह बात किसके द्वारा बताई गई? सर सिरिल फॉक्स और वेलैंड फोर्ड के द्वारा, कि तृतीयक महाकल्प या सिनोजोइक एरा के टर्सरी काल के अंदर अगर हम बात करें तो मरुस्थल था वो कहां पे था? समुद्र के नीचे हुआ करता था। कालांतर में अगर हम बात करें तो तीसरे महाकल्प के बाद कौन सा काल आया? चतुर्थ। और चतुर्थ महाकल्प की अगर हम बात करें, चतुर्थ महाकल्प का कौन सा काल था? प्लीस्टोसीन काल। कौन सा काल आता है? प्लीस्टोसीन काल। इस प्लीस्टोसीन काल के अंदर अगर हम बात करें तो मरुस्थल था वो समुद्र से कहां पे आ गया? ऊपर आ गया, समुद्र से ऊपर की ओर आ गया। तो ये चीज याद रखना कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सर सिरिल फॉक्स। कहा गया कि तृतीयक महाकल्प या सिनोजोइक महाकल्प के टर्सरी काल में समुद्र मरुस्थल था वो समुद्र के नीचे था। अब अगर हम बात करें तो इसके अवशेष या हम बात करें इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण की अगर हम बात करें ना तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वहां पे टर्सरीकालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। टर्सरीकालीन क्या पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। ये चीज देखो, एक अगर हम बात करें अवसादी चट्टान। अब देखो अगर हम बात करें टर्सरीकालीन अवसादी चट्टान है, उनको पता कैसे चलता है? इन टर्सरीकालीन अवसादी चट्टान है इनके अंदर अगर हम बात करें तो जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? जीवाश्म खनिज। जैसे अगर हम बात करें जीवाश्म खनिज कौन कौन से होते हैं? अगर हम बात करें कोयला, इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेट्रोल पदार्थ, इन सब की अगर हम बात करें एक आता है चूना पत्थर। ठीक है, ये सब क्या है? जीवाश्म खनिज है। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? टर्सरीकालीन चट्टानों में। कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? टर्सरीकालीन चट्टानों में। तो ये चट्टानें कहां पे पाई जाती हैं? मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में?
थार के मरुस्थल में। इस कारण अगर हम बात करें तो टर्सरी काल के अंदर ये कहाँ पे था, समुद्र के नीचे हुआ करता था। उस समय की अगर हम बात करें, जैसे कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला मुख्य रूप से कहाँ पे पाया जाता है, पलान्ना क्षेत्र। पलान्ना कहाँ पर है, बीकानेर। कहाँ पर है, बीकानेर। इसके अलावा अगर हम बात करें बाड़मेर का एक क्षेत्र आता है कुडप्पा। कौन सा आता है, कुडप्पा क्षेत्र। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कोयला के भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें, सागड बलत क्षेत्र, सागड बलत। इसी प्रकार अगर हम बात करें पेट्रोल, सांचौर बाड़मेर बेसिन, सांचौर बाड़मेर बेसिन। इसी प्रकार अगर हम बात करें चूना पत्थर, मुख्य रूप से कहां पे पाया जाता है, राजस्थान में, जैसलमेर। कहां पर पाया जाता है, जैसलमेर। तो मरुस्थल के अंदर एक चीज और याद रखना कि टर्सरीकालीन अवसर, एक चीज तो हमेशा ये याद रखना कि जीवाश्म खनिज वो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में, टर्सरी चट्टानों में। कौन से काल की है, तीसरे महाकल्प की। सीधी बात याद रखो, कौन से काल की है, तीसरे महाकल्प की। इसी को क्या बोलते हैं, सिनोजोइक एरा। इसी को क्या बोलेंगे, सिनोजोइक एरा। कौन सा काल आएगा, सिनोजोइक। और चतुर्थ महाकल्प उसको क्या बोलेंगे, नियोजोइक। क्या बोला जाएगा, नियोजोइक। रह जाओगे याद, चलो ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है मरुस्थल की विशेषता। विशेषता की अगर हम बात करें ना तो विशेषता को हम तीन दृष्टि से देखेंगे। एक तो आता है विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। एक हम बात करेंगे किसके, भारत। किसके संदर्भ में, भारत। और फिर आखिर में किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, राजस्थान। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें ना तो जो थार का मरुस्थल है ना, वो किसका भाग माना जाता है, वो भाग माना जाता है ग्रेट पेलियो आर्कटिक। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। कौन से मरुस्थल का भाग है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। एक चीज तो ये याद रखना। अगर हम बात करें तो ये प्राचीन समय के अंदर कहां पे हुआ करता था, अफ्रीका महाद्वीप। मतलब अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप से लेकर एशिया महाद्वीप तक जो मरुस्थल स्थित है वो पूरा पूरा एक ही भाग है। ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका परिणाम क्या मिलता है हमें, इसका प्रमाण मिलता है माइका शिष्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें आती हैं, माइका शिष्ट चट्टान। अब देखो, माइका शिष्ट जो चट्टानें होती है ना, इनके अंदर पाया जाता है, एक तो पाया जाता है कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। एक अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम, और एक अगर हम बात करें तो पोटेशियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। अब देखो क्या होता है कि जो ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल है उसके अंदर भी माइका शिष्ट चट्टानें हुआ करती थी। और राजस्थान के अंदर भी अगर हम बात करें तो कौन सी चट्टानें है, माइका शिष्ट चट्टानें। और इनके अंदर अगर हम बात करें तो खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। कौन सी झीलों का होता है, खारे पानी की झीलें। कौन सी झीलों का निर्माण होता है, खारे पानी की। कैसे होता है, इसके अंदर लवणों की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अब क्या होगा कि जैसे ये लवण है ना, जो लवण होते हैं माइका शिष्ट चट्टानों में, ये जैसी चट्टानें जल के संपर्क में आएंगी ना, जैसी जल के संपर्क में आएंगी तो ये लवण क्या होंगे, इन जल के अंदर घुल जाएंगे। ठीक है। और जैसे ही घुलेंगे वैसे ही अगर हम बात करें तो ये धरातल के ऊपर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं, धरातल के ऊपर। जैसे धरातल के ऊपर आएंगे लवण, उसी प्रकार अगर हम बात करें जो पानी होगा ना, जो जल होगा, ये तो वाष्प बनकर उठ जाएगा। भाई ये तो वाष्प बनेगा ही बनेगा। जैसे ये वाष्प बनेगा तो लवणों की मात्रा वो कहां पे रह जाएगी, धरातल पर। और इससे अगर हम बात करें तो किसका निर्माण होगा, लवणीय मिट्टी का। किसका निर्माण होता है, लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखो, वर्षा का जल जैसे इस लवणीय मिट्टी के संपर्क में आएगा तो कौन सी झीलों का निर्माण हो जाएगा, खारे पानी की झीलों का। जो लवणीय मिट्टी होगी यहाँ पे वर्षा होगी, और जैसे ही वर्षा होगी तो कौन सी झीलों का निर्माण हो जाता है, खारे पानी की झीलों का। तो सबसे पहले याद रखना
कि मरुस्थल की विशेषताओं की अगर हम बात करें विश्व के संदर्भ में, तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है किसका भाग है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का। उसका प्रमाण क्या है? माइका शिस्ट चट्टानें। इनके अंदर कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अगर हम बात करें तो ये लवणों की मात्रा जल में घुलकर कहां पे आ जाती है? धरातल पर। धरातल पर जल कहां पे चला जाएगा? वाष्प बन जाएगा। और इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लवणीय मिट्टी का। और उसी से कालांतर में कौन सी झीलों का निर्माण होता है? खारे पानी की झीलों का। और जैसे अगर हम बात करें नागौर के अंदर कौन सी झीलें पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें। लगभग मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। उसका कारण क्या है? ये माइका शिस्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें आती हैं? माइका शिस्ट। याद रह जाएगा। इसके अलावा और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो एक चीज और देखो, अगर हम बात करें थार का मरुस्थल है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो विश्व में कौन सा स्थान आता है इसका? 17वां स्थान। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। एक चीज तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है उपोष्णता। उपोष्णता की दृष्टि से अगर हम बात करें कौन सा स्थान आएगा? 9वां स्थान। कौन सा स्थान आता है? 9वां स्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, जनघनत्व है। कौन सा आएगा? जनघनत्व है। जनघनत्व में अगर हम बात करें कौन सा स्थान आता है? प्रथम। और थार के मरुस्थल का जनघनत्व कितना आता है? 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अगर पूरे विश्व के मरुस्थल की अगर हम तुलना करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करें एक आता है आबादी या जनसंख्या। आबादी या जनसंख्या में कौन सा स्थान आएगा? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है जैव विविधता। जैव विविधता में अगर हम बात करें कौन सा स्थान आएगा? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान। तो अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 17वां। उपोष्णता में 9वां। जनघनत्व में प्रथम। आबादी में प्रथम। और जैव विविधता में प्रथम स्थान। कौन सा स्थान आएगा? प्रथम स्थान। ये चीजें याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है विश्व का सबसे युवा मरुस्थल। क्या बोला जाता है? युवा मरुस्थल। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल बोला जाता है। अगर हम बात करें जितने भी मरुस्थलों में सबसे बाद में कौन सा मरुस्थल बना है? थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल बना है? थार का मरुस्थल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नूतन मरुस्थल या युवा मरुस्थल। एक चीज ये याद रखना। अगर हम बात करें तो जैव विविधता में कौन सा स्थान है इसका? प्रथम स्थान है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? कि जीवों के अंदर जो विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है? कौन से मरुस्थल में? थार के मरुस्थल में। याद रह जाएगा तो लिखा दिया। बतास्या पहले लिखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे आता है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें स्थिति की, तो भारत की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में थार का मरुस्थल किस ओर स्थित है? उत्तर पश्चिम की ओर। किस ओर आएगा? उत्तर पश्चिम की ओर। तो एक तो अगर हम बात करें तो स्थिति तो किस ओर है? उत्तर पश्चिम। किस ओर आएगी? उत्तर पश्चिम। एक चीज तो ये याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक आता है सीमा, बाउंड्री। सीमा की अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा वो कौन निर्धारित करता है? राजस्थान के अंदर पंजाब, और कौन सा आएगा? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। इसी प्रकार अगर हम बात करें अब देखो, इसी प्रकार अगर हम देखें तो एक चीज और देखो, एक आता है पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? अरावली पर्वतमाला। कौन निर्धारित करेगा? अरावली। तो पूर्वी सीमा की ओर कौन निर्धारित है? अरावली पर्वतमाला। क्या आएगा? अरावली। इसी प्रकार अगर हम बात करें दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर अगर हम बात करें तो कौन सा राज्य आएगा?
गुजरात, कौन सा आएगा? गुजरात आएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा आती है? रेड क्लिफ रेखा। तो थार के मरुस्थल की सीमा की अगर हम बात करें तो उत्तरी सीमा पंजाब और हरियाणा, पूर्वी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा गुजरात और पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा। पश्चिमी सीमा का निर्धारण है रेड क्लिफ रेखा। एक चीज ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थार का मरुस्थल है, एक चीज और याद रखना, विस्तार की अगर हम बात करें, थार के मरुस्थल के विस्तार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से राज्य में विस्तार है? पंजाब, पंजाब से आगे चलेंगे तो हरियाणा, हरियाणा से आगे चलेंगे तो राजस्थान, कौन सा आएगा? राजस्थान, और राजस्थान से आगे चलेंगे तो कौन सा आएगा? गुजरात। तो अगर हम बात करें तो कितने राज्यों में विस्तार है? 4 राज्यों में। कौन कौन से आएंगे? पंजाब, पंजाब के बाद है हरियाणा, के बाद है और राजस्थान, के बाद है गुजरात। 4 राज्यों के अंदर किसका विस्तार है? थार के मरुस्थल का। चारों के अंदर अगर हम बात करें तो चारों की कौन सी सीमा पर स्थित है? पश्चिमी सीमा पर। कौन सी सीमा पर है? पश्चिमी सीमा पर स्थित है। एक चीज ये याद रखना, रह जाएगी याद है, पक्की बात है। तो देखो आगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो टोटल क्षेत्रफल आता है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। देखो दो चीजें समझना है। एक अगर हम बात करें भारतीय कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो टोटल है उसकी अगर हम बात करें ना तो दो चीजें आती है कि अरावली के पश्चिम में अगर हम बात करें ना तो थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत था? 58%। कितना आता है? 58। प्राचीन समय के अंदर अगर हम बात करें तो थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में कितने प्रतिशत हुआ करता था? 58। वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत है? 61.11%। टोटल की अगर बात करें 2,09,042 वर्ग किलोमीटर है। कंप्लीट कितना है? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। पहले कितना था अरावली के पश्चिम में? 51। वर्तमान में कितना है? 61.11। अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40। अब देखो उसका कारण क्या है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अरावली के साथ हमेशा एक नाम आता है अवशिष्ट पर्वतमाला। क्या नाम आता है? अवशिष्ट। मतलब क्या है कि अरावली उससे केवल और केवल क्या बचे हैं? अभी अवशेष। क्या बचे हुए? अवशेष। इस कारण अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार किस ओर से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। किस ओर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे ना तो उत्तरी अरावली ये लगातार एक श्रृंखला के रूप में न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है। किस में विभाजित है? छोटे टुकड़ों में है। पूरी राग लेके ना बोल, ठीक है? किस में विभाजित है? टुकड़ों में विभाजित है। इस कारण अगर हम बात करें तो एक नाम आता है रेगिस्तान का मार्च। या हम बात करें तो मरुस्थलीकरण, मतलब मार्च का मतलब क्या होता है? आगे की ओर बढ़ना। इस कारण वर्तमान में अगर हम बात करें तो थार का मरुस्थल वो किस ओर बढ़ रहा है? पूर्व की ओर बढ़ रहा है। किस ओर बढ़ रहा है? आगे की ओर है, पूर्व की ओर। तो उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें तो उत्तरी अरावली में मरुस्थल का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो 58% से कितना प्रतिशत हो गया? अब 61.11%। कितने प्रतिशत हो गया? 61.11। आगे बात समझ में और बात करेंगे काल।